नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है ऑकस समझौता। ऑकस समझौता के साथ अभी क्या क्या डील हुआ है यूके में और ऑस्ट्रेलिया में और यूएसए के बीच, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ ध्यान देना है कि जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा उस पर बात करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा टॉपिक आ जाता है जो मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम बीच बीच में उस पर भी बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह आयर खंड से जुड़ेगा। आपका जो प्रश्न पत्र 2 है जीएस का, उसके साथ ये जुड़ेगा। हालांकि इसमें प्रीलिम्स का भी सेगमेंट है, वहां मैं आपको बताता चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए कि जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑकस समझौता, इसके पॉइंट यही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें 3 देश थे इस समझौता में। ये समझौता पहले ही हो चुका है। इस समझौता के फलस्वरूप आगे कुछ रिजल्ट अभी देखने को मिला है, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ऑकस को समझ लीजिए। ऑकस में 3 देश हैं यहाँ पर शामिल। कितने देश हैं इसमें? 3 देश। तो इन सब चीज़ों को आप नोट करते चलिए। इसमें पहला जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ है यूके और तीसरा है यूएस। ये 3 महत्वपूर्ण साझेदार पक्ष है इसमें। यहाँ ध्यान देने की बात है, जैसा कि मैंने कहा कि 3 पक्ष है, तो यूके जो है यूनाइटेड किंगडम अपने आप में, इसके अंदर जो है 4 देश शामिल हैं, ठीक है। आप जैसा कि एक इंग्लैंड जानते होंगे यानी कि ब्रिटेन, और एक वेल्स, उसके बाद इसमें आ जाता है एक स्कॉटलैंड, और फिर एक नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है, ठीक है। तो यहां समझना है आपको, यानी कि यूके, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के साथ ये तीनों का समझौता हुआ है। तो यूके के अंदर ये 4 देश आ जाएगा। मान लीजिए कि जैसे कि मैं कहता कि यह समझौता जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, यूएस है और उसमें बिम्स्टेक है। तो बिम्स्टेक का मतलब सिर्फ भारत नहीं आएगा, उसमें जो बिम्स्टेक में 7 देश हैं, तो वो 7 देश उस समझौता के साझेदार बन जाएंगे। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाइए यहाँ पर कि इसमें एक पक्ष, दूसरे पक्ष के अंदर 4 देश हैं और एक यूएस है। तो इसके बीच जो समझौता हुआ है, उस समझौता के तहत अभी बात की गई है, जो बात उसमें यह है कि जो पनडुब्बी खरीदने की बात की गई है, ऑस्ट्रेलिया जो है यूएसए से और यूके से पनडुब्बी खरीदेगा। और कौन सी पनडुब्बी? जो कि परमाणु ऊर्जा से चले। देखिए यहाँ पर आप यह देख भी रहे होंगे ऑकस, ये पनडुब्बी का आप तस्वीर देख रहे होंगे, तीनों देश का यह सिंबल है और यह परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाला यह पनडुब्बी है। तो यह पूरा चर्चा हम करेंगे डिटेल से, सभी पक्षों को समझेंगे, देखेंगे कि चीन का क्या यहाँ पर हित जुड़ा हुआ है, भारत का क्या हित जुड़ा हुआ है और किन किन परिस्थितियों में यह समझौता और आगे बढ़ेगा। सुर्खियों में क्यों आया है ये समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय रक्षा समझौते ऑकस के तहत संख्या 5 है इसकी, 5 अमेरिकी परमाणु संचालित पनडुब्बियों को खरीदने की घोषणा की है। अभी हाल ही में ऐसा किया गया है। इसके अंतर्गत अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा निर्मित परमाणु ऊर्जा से संचालित, यहां ध्यान देना है, परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों को ऑस्ट्रेलिया को सौंपा जाएगा। ये यहाँ एक बैकग्राउंड सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं। दरअसल हुआ क्या है, इसमें एक पक्ष और था, फ्रांस की कहानी यहां समझ लीजिए। हुआ क्या कि जैसा कि मैंने आपको कहा है कि पनडुब्बी जो ये 5 खरीदेगा ऑस्ट्रेलिया इनसे, तो परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी खरीदेगा। इससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया ने डील किया था फ्रांस के साथ, और डील की जो रकम थी तकरीबन 5 लाख करोड़ की थी। और डील क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से डीजल से संचालित होने वाला पनडुब्बी खरीदेगा। एक समझौता दोनों के बीच हुआ। उसी बीच क्या हुआ कि यूएसए ने और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को ऑफर दिया कि हम इस समझौता ऑकस के तहत हैं, हम आपको इसके तहत परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाले जो पनडुब्बी दे देंगे। आप क्या कीजिए, फ्रांस के साथ ये डील रद्द कर लीजिए। या फिर ऑस्ट्रेलिया को ऐसा महसूस हुआ कि अब तो मुझे परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाला पनडुब्बी मिल जाएगा, तो मैं डीजल पनडुब्बी क्यों ऑर्डर करूं? तो उसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ जो 5 लाख करोड़ का डील था, उसका एक समझौता था, ऑर्डर कर दिया था, उसे रद्द कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, फ्रांस यहां नाराज हो जाता है। फ्रांस का कहना है कि इसने, ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने उसके पीठ पर छुरा घोंपा है। फ्रांस इतना नाराज हो गया है अभी कि उसने अपने डिप्लोमेट्स को इन दोनों देशों से वापस बुला लिया है।
कहाँ कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से। तो यह मुद्दा जो है अभी वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष को आप यहाँ देख रहे हैं। ऑकस के यहाँ के ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष हैं, यूएसए के और ऑस्ट्रेलिया के। ऑकस के बारे में यहाँ समझ लीजिए। देखिए ऑकस जो है पूरी तरह से आप यहाँ समझिए त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है। पूरी तरह से यह रक्षा समझौता रक्षा को समर्पित एक समझौता है। इस पर हम डिटेल से आपको बताएंगे। तीन पक्ष ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस की बात की गई है। यहाँ पे देखिए फोकस ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड साइंस, सप्लाई चेन्स, इंडस्ट्रियल बेसिस एंड टेक्नोलॉजी। किस किस पर फोकस रहेगा इसका? यूके एंड यूएस विल प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी। यही बात पूरी की गई है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इस चर्चा को सबसे पहले समझ गए होंगे कि मुद्दा क्या है, क्यों फिर से ये चर्चा में आ गया है ऑकस। अब हम इसके बाकी पहलुओं पर गौर करते हैं। समझौते की विशेषता को सबसे पहले समझ लेते हैं कि समझौते की विशेषता क्या है। देखिए क्वाड की धारणा के विपरीत यह गठबंधन जो है ऑकस हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्पष्ट रूप से घोषित सैन्य संगठन है। जैसा कि मैंने पीछे बताया भी था कि रक्षा समझौता है ये ऑकस। और क्वाड की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। क्वाड तो आप जानते ही होंगे। क्वाड में 4 सदस्य देश हैं जिसमें एक भारत भी है। इसमें ध्यान रखना ऑकस में भारत नहीं है लेकिन क्वाड में भारत है। तो भारत हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये 4 महत्वपूर्ण देश जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं, यह चारों क्वाड का हिस्सा है। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि क्वाड जो है घोषित रूप से सैन्य संगठन या गठबंधन नहीं है। क्वाड की जब बात की जाती है और चीन का जो पक्ष वहाँ से उभर के सामने आता है, क्योंकि इस एरिया में चीन भी एक देश है, तो क्वाड की जब बात की गई तो इन साझेदार देशों का यह कहना है कि क्वाड कोई सैन्य संगठन नहीं है बल्कि ये हम मानवीय सहायता के लिए बनाए हैं। इस चारों देशों में कभी आपदा वगैरह आए तो राहत कार्य अच्छे से चल पड़े, इसके लिए बना है। दूसरी बात, ये चारों सदस्य देश कहते हैं कि इंडियन पैसिफिक ओशियन में इस क्षेत्र में जो नियम आधारित व्यवस्था है, विश्व की व्यवस्था है, हम चाहते हैं कि वह इस क्षेत्र में संचालित हो। इसके लिए यानी कि सहयोग के लिए, शांति के लिए हमारा यह क्वाड का उद्देश्य है। चीन एक इसका हिस्सा है। चीन कहा इन सबसे कि भाई गजब टोपीबाज आदमी हो, हमें क्या पता नहीं कि किसको घेरने के लिए तुमने बनाया है ये, क्योंकि चीन इसका हिस्सा है। चीन विस्तारवादी नीति को अपनाता है। अपने पड़ोसी देशों के साथ हर जगह उसका विवाद है। यहाँ पर साउथ चाइना सी पड़ता है, भारत के साथ उसका विवाद है। छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। तो यहाँ पर जो समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, जापान के साथ भी उसका विवाद चल रहा है। तो चीन कह रहा है कि मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, क्वाड के माध्यम से, तो हमें बरगलाओ नहीं। लेकिन क्वाड की बात तो यहाँ हो गई। अब यहाँ जब ऑकस की बात हुई तो ऑकस तो खुल्लम खुल्ले तौर पे कहा गया है कि यह क्या है, रक्षा समझौता है त्रिपक्षीय, यानी कि सैन्य गठबंधन की बात की गई है यहाँ पर। यानी कि चीन की जो नाराजगी थी उसको भी दरकिनार कर दिया इन तीनों पक्षों ने। तो इसको आप समझ लीजिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्पष्ट रूप से घोषित सैन्य गठबंधन है। और चूंकि सैन्य गठबंधन है इसीलिए ब्रिटेन और यूएसए ऑस्ट्रेलिया को जो परमाणु से संचालित पनडुब्बी हैं वो ऑफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी के रणनीतिक हितों की रक्षा करना। यानी कि जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो भी देश इसमें मौजूद हैं उनका जो रणनीतिक हित है उसकी रक्षा करना, वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो सके। वहाँ पर जैसे चीन है तो विस्तारवादी नीति अपनाता है, किसी छोटे देशों पर वह आक्रमणकारी रवैया अपनाता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए इस क्षेत्र का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियां वैश्विक समुदाय के लिए चिंता का विषय तो बना हुआ ही है। जैसा कि देखिए चीन एक ऐसा देश है ना जो वैश्विक स्तर पर जो नियम कानून है, जो नियम आधारित एक विश्व की व्यवस्था है, चीन उसे नहीं मानता है। चीन अपने ही कानून चलाता है। पहले वह सभी देशों के साथ जो उसके सीमा से लगते हुए राष्ट्र हैं उसके साथ वह विवाद करता है, उस एरिया को जो है विवादित घोषित करता है, उस एरिया का नाम बदलता है और सहज स्थिति उत्पन्न करता है अपने पड़ोसियों के लिए। और व्यापार को लेकर के भी देखते हैं, चीन हमेशा डंपिंग के लिए जाना जाता है, अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में डंपिंग करता है। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है, वहाँ का जो किसी, मान लीजिए चीन जो है डंपिंग कर रहा है भारत में, तो भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यह सब चीज़ों को देखते हुए क्वाड जैसी चीज़ें हो रही है, ऑकस जैसी चीज़ें सामने आ रही है।
यह समझिए, यह समझौता ऑस्ट्रेलिया एवं चीन के संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी कर सकता है। इसका कारण क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और चीन में हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते बहुत मधुर हैं नहीं, जबकि यहाँ समझ लीजिए चीन जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भी है और दोनों के बीच जो है व्यापार 200 बिलियन डॉलर तक का चलता है। अब देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन को सबसे पहले समझिए। यह जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यह इंडो पैसिफिक रीजन का आता है। इसमें यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडियन ओशियन आ जाता है, उसी के अंदर इंडिया आएगा, चाइना आएगा, जापान आएगा। यहाँ पे जो आसियान के 13 देश हैं वह भी यहाँ पर आ जाएगा इसमें। तो यह पूरा क्षेत्र जो है यह इंडो पैसिफिक रीजन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में भारत का लोकेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। चूंकि यह खुला क्षेत्र है, यहां पर सभी चाह रहे हैं कि व्यापारिक मार्ग यहां से जाता है, ठीक है। तो सभी चाहते हैं कि इस क्षेत्र में उसका दबदबा हो और चीन चाहता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे उसकी पकड़ हो जाए, ताकि यहां से जो व्यापारिक मार्ग जा रहा है उस पर उसका नियंत्रण हो जाए। तो चीन की इस चाल को विफल करने के लिए तमाम जो अलग अलग संगठन बन रहे हैं वह चाह रहे हैं कि चीन के माकूल जवाब दिया जा सके। तो इन सभी चीजों पर इसका एक असर पड़ेगा। महत्व क्या है यह समझिए। यह कदम इंडो पैसिफिक में स्थिरता को बढ़ावा देगा, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के पास जो है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है देखिए इस क्षेत्र में, तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो है यहाँ पर परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाले 5 पनडुब्बी होंगे, ठीक है। भारत के पास भी है ही, यहाँ यूएसए के पास है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका एक बड़ा साझेदार देश है इस क्षेत्र का। तो इसके पास यदि होता है तो यहाँ पर शांति व्यवस्था को कायम रखने की मदद मिलेगी और चीन को जवाब भी दिया जा सकता है। साझा मूल्यों और हितों का समर्थन करेगा यह एक शांतिपूर्ण और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जिसे चीन कभी नहीं मानता है। इस समझौते को हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, जिस पर हमने डिटेल से चर्चा किया ही है। अब समझिए, परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बी का महत्व क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि देखिए, पनडुब्बी जो होता है 2 तरह से, एक तो हो गया कि डीजल पे वो चलेगा, ठीक है, एक तो हो गया कि आप उसे डीजल पे चलाइए, और दूसरा क्या हो गया, परमाणु ऊर्जा, मतलब एनर्जी पे आप उसे, एनर्जी के बेस पर आप उसे 2 भागों में बांट दीजिए। तो यहां पर जो बात की जा रही है परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बी का, डीजल से जो पनडुब्बी चल सकता था उसके मुकाबले ये कैसे बेहतर है, उसका क्या लाभ है, यह हम देखेंगे। यहां देखिए, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को लंबी अवधि के लिए तैनात किया जा सकता है, ठीक है। लंबी अवधि देखिए, यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाला पनडुब्बी है, ठीक है। यह पनडुब्बी जो होता है यह गहरे पानी में रहता है, इसीलिए इसका लोकेशन का अंदाजा सही से नहीं लगाया जा सकता है। और चूंकि यह लंबी अवधि के लिए तैनात हो सकता है पानी में, तो इस पर जो सैनिक होंगे वो लंबे समय तक जल में रह सकते हैं। यदि जो है इंजन डीजल से चलता है तो वैसे पनडुब्बी को बार बार सतह पे आना पड़ता है, क्योंकि उसे वायु चाहिए। लेकिन अगर परमाणु ऊर्जा से चलता है तो उसे पनडुब्बी को बार बार सतह पे आने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, उसे हवा की जरूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी से चलने का यह फायदा होता है। दूसरा कि जैसा मैंने कहा कि लोकेशन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि फिर यह गहरे पानी में रह सकता है। इसी सब फायदे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ डीजल इंजन का, जो डीजल इंजन से संचालित होने वाले पनडुब्बी थे, उसका समझौता रद्द करके और परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाले पनडुब्बी का ऑर्डर कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर जैसा हम चीन की बार बार बात कर रहे थे, तो ये जो समझौता हुआ है, इस समझौता के प्रति चीन का क्या दृष्टिकोण है, इसे समझिए। चीन ऐसा नहीं है कि समझौता से बेहद खुश है, चीन ने नाराज है और उसने अपनी नाराजगी जो है दर्ज करा दी भी है। चीन इस बात को लेकर के चिंतित है। उसने कहा है कि आप लोग जो है ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र देख लीजिए, जैसा हम चर्चा बार बार कर रहे थे कि आप लोग जो इस क्षेत्र में है हमें टारगेट करके यह समझौता कर रहे हैं, यानी कि चीन के हित को नुकसान पहुंचाने के लिए, चीन के हित को प्रभावित करने के लिए, उसे घेरने के लिए इस तरह के समझौते किए जा रहे हैं। चीन का ऐसा कहना है। चीन कह रहा है कि ऐसे समझौतों से क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए यह खतरा बन सकता है। क्यों खतरा बनेगा, तो वह उसका तर्क है कि इस क्षेत्र में, जो ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में फिर क्या होगा, हथियारों का होड़ बढ़ जाएगा। सभी देश चाहेंगे कि उसके पास हथियार मौजूद हों, और हथियार भी कैसे, परमाणु संपन्न हथियार हो, पनडुब्बी हो तो परमाणु संपन्न हो। तो इस वजह से यहाँ नुकसान हो सकता है।
और यहाँ ध्यान देना है कि चीन के पास भी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां मौजूद हैं, पहले से ही हैं। इसमें परमाणु मिसाइलों को भी लॉन्च करने की क्षमता है, जो चीन के पास ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है उसमें। ऑकस समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां प्राप्त होने के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी नौसैनिक क्षमता में वृद्धि होनी तय है, जिसकी बात हमने पहले की भी है कि वहां पर यदि ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमता में वृद्धि होती है तो वहां चीन की जो एक तरह से कहते हैं दादागिरी करता है वो अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया वहां भारत के पास भी है, तो ये सब उसे माकूल जवाब दे सकते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के पास यह होना बेहद जरूरी भी है। और जब हम भारत पर प्रभाव करेंगे तो भारत के दृष्टिकोण से भी कुछ हद तक ये फायदेमंद है, हालांकि कुछ नुकसान भी भारत को हो सकता है, इसकी आशंका है, उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जैसे मैंने कहा कि भारत घोषित रूप से इसका सदस्य तो नहीं है, क्योंकि इसमें सदस्य कौन कौन है ऑकस में, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएसए है, तो भारत इसका सदस्य देश तो नहीं है। लेकिन इसके समझौते होने से भारत को लाभ जरूर मिल सकता है। लाभ क्या मिलेगा? देखिए, चीन जो है यहाँ पर भारत का एक पड़ोसी देश है और चीन भारत को लगातार इस क्षेत्र में घेरने की कोशिश करता रहता है। चीन यहाँ बांग्लादेश का जो भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ यहाँ पर देखेंगे आप बंदरगाह बना रहा है चटगांव में, उसके बाद पाकिस्तान में वो बंदरगाह बना रहा है, श्रीलंका पे हम्बनटोटा पे श्रीलंका को कर्ज के जाल में भी फंसा दिया उसने, जो आसियान कंट्री हैं उसके साथ उसका विवाद चल ही रहा है। तो चीन चाह रहा है कि भारत को चौतरफा ऐसे घेर दिया जाए, यानी कि घेरे की नीति पर वह काम कर रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेर करके उसका नुकसान किया जाए, उसके जो हित हैं उसको प्रभावित किया जाए। तो यदि चीन भारत के साथ ऐसा करता है, भारत भी अपनी तरफ से जवाब देने के लिए तैयार है और लगातार हम जो है अपने जो पनडुब्बी हैं, हमारी जो रक्षा तंत्र है उसको हम मजबूत कर रहे हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि इस घेरे की नीति को जवाब देने के लिए बाकी जो इस क्षेत्र के देश हैं वहाँ उसके साथ चीन जो है इन्वॉल्व हो जाए। जो ऑस्ट्रेलिया है अगर इसको मिलता है तो चीन का ऑस्ट्रेलिया के साथ भी तानातानी बढ़ेगा, तो भारत थोड़ा सा खुद को सुरक्षित तो महसूस करेगा ही। ऑकस द्वारा आंशिक रूप से इसे कम किया जा सकता है, भारत की जो चिंता है उसे। आशंका है कि इस सौदे से अंततः पूर्वी हिंद महासागर में परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियों की भीड़ हो जाएगी। जैसा चीन ने भी कहा है अपनी आपत्ति में कि आप इस क्षेत्र में ये कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली जो पनडुब्बियां हैं उसकी संख्या बढ़ेगी, होड़ मच जाएगी, फिर यहाँ हथियारों का खरीद बिक्री इस क्षेत्र के लिए होना शुरू हो जाएगा। भारत का चिंता क्या इसमें हो सकता है? देखिए, यहाँ पर जो भारत है ये हिंद प्रशांत का क्षेत्र है और ये इंडियन ओशियन है, तो भारत यहाँ पर एक छत्र राज करता है। एक तो भारत यहाँ का सबसे बड़ा देश इस क्षेत्र का पड़ता है, लेकिन भारत एक अपने भौगोलिक स्थिति के वजह से यहाँ का सबसे मजबूत देश बन जाता है इस क्षेत्र का। चाहे यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, चीन हो, कोई भी भारत को यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्वाड की जब हम बात करते हैं तो भारत को उसमें रखा गया, क्योंकि भारत को नज़रअंदाज किए बिना यहाँ चीन को जवाब देना संभव नहीं है। इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था संभव नहीं है। इसीलिए, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर पनडुब्बी इस तरह के जो हैं परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाता है तो भारत का जो इस क्षेत्र में दबदबा है, यह दबदबा समाप्त होने की आशंका तो है ही। जो क्षेत्रीय श्रेष्ठता है भारत की, यहाँ का जो भारत बॉस है इस क्षेत्र का, अब संभव है बाकी देशों की भी एंट्री वहाँ होगी, इससे मतलब इनकार तो नहीं किया जा सकता है। अब जरा हम देखते हैं, यह तो पूरा टॉपिक हो गया। अब एक चीज़ हम देख लेते हैं, हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर जैसे कि हमने चर्चा किया है कि परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाले पनडुब्बी अभी ऑस्ट्रेलिया ले रही है, यूएसए के पास भी है, ब्रिटेन के पास भी है, तो देखें कि भारत के पास, तो देखें कि इसमें भारत की क्या स्थिति है। देखिए, भारत में परमाणु संचालित पनडुब्बी की क्या स्थिति है इसे समझ लीजिए। भारत विश्व के उन 6 देशों में शामिल है जिसके पास परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं, यानी कि विश्व के 6 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु संचालित पनडुब्बी ऑलरेडी मौजूद है और उसमें से एक देश भारत भी है। तो बाकी 5 देश कौन सब हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। जैसा कि मैंने कहा, ऑकस समझौते के तहत देखिए उसमें अमेरिका है ही, ब्रिटेन है ही, तो 2 देश तो ये हो गया। अब एक देश जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा, तो यह संख्या जो 6 से है वह 7 हो जाएगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा होगा, रूस तो है ही, फ्रांस है और चीन भी इस क्षेत्र में है, तो भारत का पड़ोसी यहाँ चीन भी इधर आ जाता है।
भारत के पास कैसे परमाणु पनडुब्बी ये आया, परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाले पनडुब्बी, जरा उसको हम देख लेते हैं। देखिए, भारत के पास वैसे ये था नहीं, तो हमने इसे खरीदा था। खरीदा कहाँ से? आईएनएस चक्र की बात करते हैं। तो आईएनएस चक्र जो है हमने सोवियत संघ से लिया था 1987 ईस्वी में। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 1987 ईस्वी में हमने इसे सोवियत संघ, उस वक्त सोवियत संघ हुआ करता था, अभी रूस है, तो सोवियत संघ से इसे हमने खरीदा। और उस वक्त जो सोवियत संघ में इसका नाम था वह था K43 चार्ली क्लास में आता था, K43 चार्ली क्लास। ठीक है, तो ये हमने सोवियत संघ से लिया था। जब हमने इसे खरीदा उसके बाद हम इसका नाम बदल के आईएनएस चक्र कर दिए। ठीक है, और इसने वर्ष 1991 तक भारतीय नौसेना को अपनी सेवा दी, उसके बाद इसे रिटायर कर दिया गया। उसके बाद भारत दूसरा पनडुब्बी जो लेता है परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाला, वह आईएनएस चक्र 2 इसे हमने कहा। ये हमने रूस से लिया, मतलब उस वक्त सोवियत संघ था, अब यह रूस हो गया क्योंकि इसका यूएसएसआर का विघटन हो चुका था। और इसे हम कब ले रहे हैं? 2012 ईस्वी में, तो तब तक विघटन हो चुका था सोवियत संघ का, तो इसका नाम हमने इसे चक्र 2 कह दिया। उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और आईएनएस अरिहंत हमारे पास आ जाता है। आईएनएस अरिहंत जो है हमने खुद बनाया है, परमाणु शक्ति संचालित भारत की प्रथम पनडुब्बी यह है, इसे हमने खुद से तैयार किया है, ये हमारे लिए गर्व का विषय भी है। और आईएनएस अरिहंत श्रेणी की ही दूसरी पनडुब्बी जो है आईएनएस अरिघात को भी जल्द ही नौसेना में शामिल करने की बात की जा रही है। ध्यान रखना है, ये अभी जो है आईएनएस अरिघात नौसेना में शामिल नहीं है, लेकिन जल्द ही इसे कर लिया जाएगा। तो अब इसे समझ लीजिए। दूसरी बात, आईएनएस अरिहंत को लेकर के थोड़ा और समझ लीजिए, चूंकि आईएनएस अरिहंत काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, चूंकि भारत का पहला ये है और हमारा ये स्वनिर्मित है। तो आईएनएस अरिहंत जो है 2009 में इसको जल में उतारा गया था इस पनडुब्बी को, और 2018 में इसमें जो है परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता विकसित कर दी गई थी। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए कि यह पूरा चर्चा तो हो गया, यहाँ समझिए कि भारत जो है आईएनएस अरिहंत के शामिल हो जाने से उन देशों में शामिल हो गया है जो तीनों ही जगह से, यानी कि परमाणु त्रय उसको बोलते हैं, परमाणु त्रय। इस वर्ड को लिख लीजिए, क्योंकि जब कभी भी डिफेंस का अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है, डिफेंस का आंसर राइटिंग करोगे आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करोगे, आईआर में ऐसे टर्म अगर आ जाते हैं, तो ऐसे टर्म अगर आप लिखते हैं तो आपके आंसर राइटिंग थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो परमाणु त्रय का मतलब क्या होता है कि कोई देश अपने परमाणु हथियार को लॉन्च करने की क्षमता 3 जगह से हासिल कर ले। 3 जगह से कहां? एक तो जल से, दूसरा थल से और वायु से। तो थल और वायु से भारत तो पहले ही परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकता था, लेकिन जल से हमारे पास ऐसा नहीं था सुविधा। तो जब आईएनएस अरिहंत शामिल हो गया तो हम उन देशों में भी शामिल हो गए थे जो परमाणु त्रय कहे जाते हैं। तो यह पूरा टॉपिक लगभग कवर हो चुका है। अब करना क्या है, आपको इस टॉपिक से अगर प्रीलिम्स में कुछ प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पर ऑकस पूछा जाएगा, और आईएनएस अरिहंत को लेकर के आप थोड़े से सजग जरूर रहिए। तो इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। किसी और टॉपिक पर भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इतनी ही बातें करते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।